हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू गुरुकुल ऑफिशियल। मेरा नाम है अनूप चौकर और हम कर रहे हैं स्कोर बूस्टर सीरीज़ का भारत का भूगोल को कवर। महेश कुमार वर्णवाल जी की पुस्तक से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला यूं ही जारी है। चैप्टर 7 चल रहा था हमारा कृषि एवं पशुपालन, जिसमें पार्ट 1 में आपको पहले ही करा चुका हूं और प्रश्न नंबर 19 तक हम कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 20 से। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं। तो वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी रबी की फसल। वर्षा ऋतु के बाद उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसल कहलाती हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो कॉफ़ी का जो सबसे अधिक उत्पादन करता है वो है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। क से कॉफ़ी, क से कर्नाटक, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गरम मसालों का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो गरम मसालों का मुख्य उत्पादन जो क्षेत्र है वो है मालाबार तट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। कृषि में युग्म पैदावार का आशय किससे है। तो कृषि में युग्म पैदावार का आशय जो है वो किससे है। एक ही साथ दो फसल, विभिन्न मौसमों पर दो फसल, अन्य फसल के साथ एक फसल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विभिन्न मौसमों में दो फसल उगाना। ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब होगा 23 का। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। हरित क्रांति से अभिप्राय है, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या अभिप्राय है। ग्रीन रेवोल्यूशन से अभिप्राय है उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर डी। हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। मैं हरित क्रांति शब्द के प्रयोग की बात कर रहा हूँ, तो वो किया था विलियम गॉड ने। और अगर इसको जनक माना जाए तो विश्व में इसका जनक माना जाता है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है MS स्वामीनाथन को। 25वां प्रश्न, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है किसकी। तो भारत के जो सिंचित क्षेत्र पर खेती होती है वो होती है ऑप्शन नंबर बी, यानी चावल या धान की। और सबसे ज़्यादा चावल जो उगते हैं वो बंगाल, पश्चिम बंगाल में उगते हैं। प्रश्न नंबर 26, भारत में पीली क्रांति का संबंध येलो रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि पीली क्रांति ऑप्शन बी यानी तिलहन के उत्पादन से संबंधित होती है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है। तो भारत में नकदी फसल मक्का, चना, प्याज और गेहूं में से मक्का को नकदी फसल माना जाता है। पार्ट ए का लास्ट प्रश्न यही था, शायद मैंने आपको कराया था। मक्का एक नकदी फसल है और पूरे वर्ष भर बोई जाती है। प्रश्न नंबर 28, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है। तो पूसा सिंधु गंगा एक गेहूं की प्रजाति है। प्रश्न नंबर 28 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 29, काटो और जलाओ कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर से क्या तात्पर्य है। तो ये इसे झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है और ये स्थानांतरण के कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक स्थान पर काटकर फसल को जला दिया जाता है और दोबारा वहाँ खेती की जाती है जब तक कि वो ज़मीन बंजर ना हो जाए। इसी प्रकार से इसे काटो और जलाओ या स्थानांतरण खेती कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है। तो जो रोपड़ फसल नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, गन्ना। गन्ना की कलम लगाई जाती है, रोपड़ नहीं किया जाता, जबकि चाय, रबड़ और कहवा इनका रोपड़ किया जाता है। प्रश्न नंबर 31, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का हिस्सा कितना है। तो खाद्यान्नों का जो हिस्सा है वो है ऑप्शन नंबर ए 70% से अधिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में किसकी हैं। IR-20 और रत्ना जो दो प्रमुख किस्में हैं वो हैं धान की। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण यानी वाइट गोल्ड के नाम से जानी जाती है। तो महाराष्ट्र में ले सकते हैं या आप ऑल इंडिया भी ले सकते हैं इसको। श्वेत स्वर्ण या वाइट गोल्ड के नाम से कपास को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं प्रश्न नंबर 34, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना।
34 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1984 में। प्रश्न नंबर 35, फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन को अपनाने से क्या होता है? अब दो ही ऑप्शन है, आप इन्हीं में से देख सकते हैं कि इसका जवाब है क्रॉप रोटेशन को अपनाने से क्या होता है। तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, वो बंजर नहीं होती और उसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है। चाय का उत्पादन होता है पर्वत पर, पठार पर, पर्वतीय घाटी पर या पहाड़ी ढाल पर। तो 36 का जवाब होगा पहाड़ी ढाल पर, क्योंकि चाय के उत्पादन के लिए ढलान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको पानी की आवश्यकता भी होती है और पानी स्थिर नहीं होना चाहिए। बहते हुए पानी में चाय की खेती होती है, इसीलिए ढलानों पर चाय की खेती की जाती है। प्रश्न 37 है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक है कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 38 जो कि इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न होगा, रबड़ की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक भूमध्य रेखीय फसल है। रबड़ जो है ये एक भूमध्य रेखीय फसल है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो ये है हमारे चैनल का लोगो, गुरुकुल ऑफिशियल। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपका कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।